दिन में सोने से फ्रेशनेस नहीं होती बेटा, फ्रेशनेस रात में ही सोने से आती है ना। 'हैप्पी हिंदी दिवस'। आज छुट्टी, जल्दी से जल्दी छुट्टी करके रेस्ट। क्यों रेस्ट करेगा आज भाई? देखो जल्दी छुट्टी करके रेस्ट करेंगे। रेस्ट क्यों करेगा? ऐसा क्या पहाड़ तोड़ लिया तुमने आज की रेस्ट करेगा रे? अच्छा हिंदी दिवस है इसलिए। ओके ओके ओके, चल बच्चा हम लोग जहां तक पढ़े थे बेटा वहां से आगे पढ़े। हम लोग बेटा क्वेश्चन कर रहे थे ना, सेंटर ऑफ मास के मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे बच्चा, है ना। तो चलो वहां से और क्वेश्चन करते हैं। एक देख बेटा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है बेटा, एक सरफेस मान लो, एक सरफेस मान लो बेटा ऐसा, एक सरफेस मान लो ऐसा, ठीक है बेटा, h हाइट ऊंचा, और सरफेस जो है ये सरफेस है बेटा स्मूथ, मतलब यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है बच्चा, ठीक है। अब देखो इसके जहां पे खत्म हुआ ना, ये जहां पे एंड हो रहा है, ये जहां पे एंड हो गया बेटा, है ना, इसी पे एक और ब्लॉक रखा हुआ है प्लैंक, इसके नीचे एक रखा हुआ है प्लैंक। ये सरफेस जहां पे एंड हुआ, ये सरफेस जहां पे बेटा एंड हुआ वहीं पे रखा है एक प्लैंक, ठीक है बेटा। और नीचे इसका भी सरफेस स्मूथ है, ठीक। लेकिन ऊपर का सरफेस बेटा, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना, ऊपर के सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बेटा म्यू, ठीक है। अब कहता है इसका जो मास है बेटा, इसका मास है 4m। अब कहता है बेटा यहां से एक मास m, यहां से एक मास को रखा, है ना बेटा, ये फिसलते हुए आएगा और इसके ऊपर चढ़ जाएगा, है ना, और फिर दोनों आगे मूव करेंगे, ठीक। तो सवाल कहता है फाइंड फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय m on plank before coming to rest on plank, है ना बेटा, with respect to plank, प्लैंक के रेस्पेक्ट में रुकने से पहले ये प्लैंक के ऊपर कितनी देर ट्रेवल करेगा, कितनी दूर ट्रेवल करेगा। चलो करो, बना बच्चा। अरे भाई हमारे चाचा जी आए हुए हैं आज, हमारे चाचा जी आज मीटिंग में आए हुए हैं। लो चले गए यार, नारादा को चले गए, चाचा जी नारादा को चले गए यार। क्या कभी टाइम मशीन बन सकता है? होप सो। क्या वेज फिक्स्ड है? हाँ वेज तो फिक्स ही है बेटा, वेज हमारा फिक्स्ड है ना।
ये वेज का सरफेस फिक्स्ड है और सरफेस ऐसे ऐसे ऐसे, ये सरफेस है बेटा, ये ग्राउंड है, सरफेस का ये आकार है। करो करो। क्षितिज इंगले ने इंटरस्टेलर मूवी देखी, गुड, अच्छी मूवी है, देखो। माइनस गलत है बेटा, फिर से बनाओ। हाँ बेटा, पहला सवाल है ये, बनाओ। हाँ, पानी भर रहा था बोतल में यार। अरे कोक नहीं पी रहे, पानी पी रहे, पानी। प्यास लगी थी थोड़ी सी यार। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा आंसर आया। चलो देखते हैं मेरा क्या आता है आंसर। देखो बच्चा, चलो देखो बेटा, मैं लिखा है ऐसे कि देखो बेटा, जब ये मास यहां से आया बेटा, तो पहले यहां आएगा बेटा, है ना। तो ये मास पहले यहां आएगा और यहां आकर के इसकी वेलोसिटी मैंने मान ली u, है ना बेटा। तो यहां से यहां के लिए क्या लिखोगे, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर डेल्टा के, है ना बेटा। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया बेटा, ये हो गया mgh, है ना, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हो जाएगा हाफ m u स्क्वायर। इसका मतलब u कितना आ गया बेटा हमारा, u आ गया 2gh, है ना बच्चा। इनिशियल स्पीड यहाँ पे क्या हो गया 2gh, ठीक है बच्चा। अब देखो सवाल क्या बन गया, अब सवाल ये बन गया बेटा, ये हमारा प्लैंक, ये हमारा प्लैंक, और इस पे आकर के ये ब्लॉक अभी गिरा बेटा, और ये ब्लॉक की वेलोसिटी इधर हमारी u, है ना बेटा। अब सोचो, जब इसके आगे बढ़ेगा बेटा तो कैसे मूव करेगा, देखो कैसे मूव करेगा, देखो। तो कहोगे देखो ये आगे मूव करेगा ना बेटा, तो ये जो छोटा सा मास है ना बेटा, ये छोटा सा मास पे इधर लगेगा फ्रिक्शन, बोलो लगेगा। और नीचे जो प्लैंक है बच्चा, इस प्लैंक पे, इस प्लैंक पे ऐसे लगेगा फ्रिक्शन, बोलो बच्चा लगेगा ना। देख बेटा, इस पे आगे लगेगा फ्रिक्शन और इस पे आगे लगे, क्या होगा बेटा, तो इसकी स्पीड घटेगी और इसकी स्पीड बढ़ेगी, है ना बेटा। इसकी स्पीड घटेगी, इसकी स्पीड बढ़ेगी। तो क्वेश्चन क्या बोला हम लोग से, देखो क्वेश्चन ये पूछा है बेटा कि इसके ऊपर कितनी दूर चलने के बाद वो रुक जाएगा, है ना बेटा। किसके रेस्पेक्ट में, तो प्लैंक के रेस्पेक्ट में, है ना बेटा। तो देखो जब प्लैंक के रेस्पेक्ट में आगे बढ़ेगा, तो प्लैंक के रेस्पेक्ट में आगे बढ़ेगा, तो मान लो यहां आकर के इनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई,
है ना बेटा, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई, है ना बेटा। तो क्या बोलोगे, प्लैंक के ऊपर वो कितना दूरी तय किया बेटा, तो प्लैंक के ऊपर ये x दूरी तय किया ना बेटा, बोल, है ना। तो इन्हें क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय m ऑन प्लैंक, प्लैंक के ऊपर कितना ट्रेवल करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट, है ना बच्चा। तो देखो यहां से अब हम बोलते हैं बेटा मेथड वन। मेथड वन में सबसे पहले हम बोलेंगे बेटा कि यहां से यहां गया तो मोमेंटम कंजर्व हो गया, है ना। तो पहले कितना था मोमेंटम mu, बाद में कितना हो गया, तो कहेंगे देखो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गया बेटा, इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, है ना। तो मोमेंटम कंजर्व हो गया mb प्लस 4mb, है ना बेटा। इसका मतलब v इक्वल टू u बाई 5, बोलो बेटा v इक्वल टू u बाई 5, ठीक है। और अब यहां से लेके यहां तक बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या लिख देंगे हम लोग, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के, है ना बेटा। तो फ्रिक्शन का वर्क डन कितना हुआ, तो कितना दूर गया बेटा, एक्स गया ना, तो माइनस म्यू एम जी एक्स, है ना, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो कहेंगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो फाइनली कितना एनर्जी है बेटा, देखो फाइनली हमारा है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ 4m वी स्क्वायर, ये हो गया बेटा फाइनल, और ये है बेटा इनिशियल, तो माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है बच्चा। अब ये वाला चीज यहां पुट कर ले बच्चा, तो कितना हो जाएगा माइनस म्यू एम जी एक्स, है ना, इज इक्वल टू हाफ इंटू 5m इंटू, देख बच्चा यहां से, तो यू स्क्वायर बाई 25, है ना बेटा, यू स्क्वायर बाई 25, और ये हो गया बेटा माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है बच्चा, समझा ना, ठीक है। तो अब देखो बेटा, अब हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया बेटा, तो ये हो गया 1/10, 1/10 माइनस 1/2, है ना बेटा। तो ये हो गया माइनस 4/10 mu स्क्वायर, बोलो बेटा माइनस 4/10 mu स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो बेटा m और m कट गया, तो यहां से x इक्वल टू कितना आ गया, तो 2u स्क्वायर बाई 5g, बोल बच्चा 2u स्क्वायर बाई 5g। अब u स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट कर लो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा इक्वल टू 4h बाई म्यू, है ना बेटा, 4h बाई 5 म्यू, समझे बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, अब इस कंडीशन में दूसरा मेथड, देख बेटा सेकेंड मेथड क्या होगा, देखो बेटा सेकेंड मेथड क्या हमारा होगा, तो कहेंगे मेथड टू क्या होगा, तो कहेंगे देखो बेटा दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई बेटा, तो सेंटर ऑफ मास के बराबर हो गई ना, तो क्या कहेंगे हम लोग, वेलोसिटी ऑफ वन, वेलोसिटी ऑफ टू और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर हो गया बेटा, है ना। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सीएम ये लॉस हो गया बेटा, है ना, किसके वजह से, तो कहेंगे फ्रिक्शन की वजह से, तो कहेंगे इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन, है ना बेटा। तो कितना लॉस हुआ ना बेटा, तो पहले बोलेंगे फाइनल हो गया 0, फाइनली हो गया 0, और पहले कितना था, तो हाफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर, ये हो गया बेटा u माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू फ्रिक्शन का वर्क डन माइनस म्यू एम जी एक्स, ठीक है बच्चा। तो यहां से x निकाल लो, जो वहां पे आंसर आया बेटा वो यहीं पे आंसर आएगा। कौन सा मेथड प्रेफर करें, जो तुमको आसान लगे, जो तुमको पता बेटा आसान लगे उसी को सॉल्व करो।
काइनेमेटिक से ही बन सकता है, थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा उससे। काइनेमेटिक से ही बन सकता है बच्चा। नहीं, पूरा वर्क थ्योरम से नहीं हो पाएगा बेटा। यथार्थ बोलो। यथार्थ। हेलो बोलो बेटा। सर, मुझे सर आपसे केवीपीवाई के बारे में थोड़ा सा पूछना था सर, प्लीज। क्या बेटा? बेटा ये सब बात तुम गूगल से पता कर सकते हो बेटा। संस्कार। यस सर। बोलो बेटा। सर मैं डाउट था कि सर मोमेंटम हम लोग कब कंजर्व करेंगे? जब एक्सटर्नल फोर्स ना हो। सर इस क्वेश्चन में तो फ्रिक्शन जो था वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा। हम बताओ मोमेंटम के लिए सिस्टम क्या कौन है? सिस्टम दोनों मास में है बेटा। यस सिस्टम सर, में दोनों ओके मास है समझ बेटा। गया सर, इंटरनल। हाँ। यस सर यस। शिवम। सुहानी। सर वहाँ पे 2u² अपॉन 5g म्यू को आपने 4h अपॉन 5 म्यू लिखा, वो नहीं समझ आया। कौन सा बोला? यहाँ बोल रही है बेटा। यस सर, यस सर। देखना यू स्क्वायर मैंने यहाँ से पुट कर लिया। ओके ठीक है, हाँ ठीक है, थैंक यू सर। ओके बच्चा। अरे चैप्टर कितने दिन चलेगा? क्यों? इसके बाद तुमको हवन करना है क्या? इसका हवन? नहीं नहीं सर। फिर सर पर फिर भी कितने दिन चलेगा? चलेगा 3-4 दिन और। चलो बच्चा इरेज कर रहा हूं इसको। अब चलो इंटर किया जाए हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ये टॉपिक का नाम है बेटा इम्पल्स। इस टॉपिक का नाम है इम्पल्स। इसे लिखते हैं बेटा हम लोग जे से, और ये वेक्टर है ना। इम्पल्स को सिंबल देते हैं क्या हम लोग बेटा? कैपिटल जे। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, समझो बच्चा? ये वेक्टर क्वांटिटी है ना। अब बात है कि है क्या, व्हाट इज इम्पल्स, है ना बच्चा? तो देखो इम्पल्स क्या बोलेंगे। इम्पल्स कैन बी simply understood, can be simply understood, है ना बेटा, as effect of force, है ना बेटा? इफेक्ट ऑफ फोर्स। रुको बेटा, इससे पहले थोड़ा इंपल्सिव फोर्स के बारे में बात करें। रुक जाओ, पहले इंपल्स के बारे में बात करने से पहले, है ना, पहले हम लोग इसकी बात कर लें, नहीं तो कंफ्यूजन तुमको रह जाएगा हमेशा। चलो पहले बात करता हूं मैं इंपल्सिव फोर्सेस की, FI वेक्टर। ठीक है बेटा? तो देखो बेटा इंपल्सिव फोर्सेस क्या होते हैं, है ना। इंपल्सिव फोर्सेस क्या होते हैं? तो कहेंगे बेटा द फोर्सेस which act for a very short interval of time, है ना बेटा? very short interval of time, है ना बेटा? जब भी काम करेंगे तो क्या करेंगे? बहुत छोटे से समय के लिए काम करेंगे। ठीक है बेटा? causing a major change
इन सिस्टम, समझा बेटा, दुनिया का ऐसा कोई भी फोर्स है ना बेटा, दुनिया का ऐसा कोई भी फोर्स जो क्या हो, बहुत छोटे से समय के लिए काम करे और बहुत बड़ा बदलाव लेके आए, है ना। जैसे कि देख बेटा, एक बॉल को दीवार पे फेंक के मार, है ना बच्चा, अगर तू बॉल को दीवार पे फेंक के मारेगा तो क्या होगा, जैसे ही दीवार के पास जाएगा बेटा, दीवार को हिट करके, है ना बेटा, दीवार को हिट करके लौट जाएगा वापस। अब तुम सोच के देखो, उस बॉल का दीवार के साथ जो कांटेक्ट का टाइमिंग होता है बेटा, ये बहुत छोटा होता है ना, बहुत छोटे समय के लिए टच करता है और फिर लौटता है वापस, है ना। लेकिन देखो बेटा, उस छोटे समय में क्या किया उसने, बॉल जो है आगे जा रहा था, अब वो पीछे लौटना शुरू कर दिया, है ना। तो टाइम इंटरवल क्या है बेटा, बहुत छोटा है ना, लेकिन चेंज बहुत बड़ा है, ठीक है। जैसे कि कोई फुटबॉलर फुटबॉल को किक करता है ना बेटा, तो फुटबॉल और पांव के बीच में जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है बेटा, ये काफी कम होता है ना बेटा, बॉल, है ना। और लेकिन जैसे ही फुटबॉल से लगता है बेटा पैर, वैसे ही फुटबॉल एकदम शूट करता है ना बेटा, बोलो, ठीक है। तो यहां भी क्या है, फुटबॉल और पांव के बीच का जो फोर्स था बेटा, ये कैसा है, इंपल्सिव है, समझा बेटा, बात समझा ना, ठीक है ना। जैसे कि बैट्समैन किसी बॉल को हिट करता है बेटा, है ना, तो जो बैट्समैन के बैट से हिट करने से पहले बॉल इधर आ रही थी बेटा, लेकिन जैसे ही बैट्समैन ने हिट किया, ठीक है, ये बॉल यूं भाग गई, इसका मतलब डायरेक्शन भी चेंज हो गया, बोलो, ठीक है। तो सारे फोर्सेस क्या है बेटा, इंपल्सिव है ना। एग्जाम्पल में क्या कहेंगे, एग्जाम्पल में क्या कहेंगे, कहेंगे ड्यूरिंग कॉलिजन, बोल बच्चा, है ना, कॉलिजन के समय, टक्कर के समय, जब दो बॉडीज आपस में टच करती हैं तो उनका टाइमिंग बहुत छोटा होता है ना बच्चा, है ना, लेकिन चेंज बहुत बड़ा होता है, ठीक है बेटा, समझा, ठीक। जैसे कि देख बेटा, जैसे कि मान ले एक रस्सी से एक मांस बांध दो, रस्सी से एक मांस को बांध दिया जाए, है ना बेटा, रस्सी को एक मांस से बांध दोगे बेटा, जैसे कि मान लो रस्सी हो गई, है ना, और इसके नीचे एक मांस बांध दिया, अब उस मांस को ऐसे उठा लो ऊपर, इस मांस को ऐसे उठा लो, ठीक है, और मांस को छोड़ दो, क्या होगा, एक झटके से टाइट होगा ना बेटा, ये बोलो, ये स्ट्रिंग हमारा एक झटके से टाइट होगा, है ना, तो वहां पे टेंशन क्या हो गया, इंपल्सिव हो गया, बात समझे बेटा, है ना। तो ये बात समझना कि इंपल्सिव फोर्स जो है बेटा, ये कोई नया फोर्स नहीं है ना, ठीक है, ये पुराना वाला ही फोर्स है, ठीक है बेटा, लेकिन वो इंपल्सिव हो गया, समझा बात को, है ना। तो सोचो बेटा, ऐसा कोई फोर्स जो कि बहुत कम समय के लिए काम करता हो और बहुत बड़ा चेंज लेके आता हो, है ना बेटा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, बोलो, है ना। तो अब ये सी बात क्या होगा, तो कहेंगे यूजुअली इंपल्सिव फोर्सेस, है ना बेटा, यूजुअली इंपल्सिव फोर्सेस आर ऑफ वेरी लार्ज मैग्नीट्यूड, है ना बेटा। यूजुअली क्या होता है बेटा, इनका मैग्नीट्यूड, यूजुअली इनका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है बेटा, है ना, वेरी लार्ज मैग्नीट्यूड इन कंपैरिजन टू जनरल फोर्सेस, है ना बेटा, जनरल फोर्सेस जो सामान्य होते हैं बेटा, फोर्सेस, है ना, उन सामान्य फोर्सेस के मुकाबले में ये बहुत बड़ा होता है, समझा बेटा, ठीक है, समझा बेटा। याद रहे कि ये कोई नया तरह का फोर्स नहीं है बेटा, वही पुराना वाला फोर्स है, बिहेवियर नहीं इंपल्सिव हो गया, है ना बेटा, है ना। इट मे बी sometimes tension, it may be sometimes tension, है ना बेटा, it may be sometimes normal, है ना बेटा,
इट मे बी समटाइम्स नॉर्मल, है ना बेटा, बोलो। तो नॉर्मल भी हो सकता है, टेंशन फोर्स भी हो सकता है ना। जैसे कि सोचो, एक बॉल जब दीवार से टकराई बेटा, तो टक्कर के समय क्या होगा, बोलो। टक्कर के समय क्या हो जाएगा हमारा, बताओ। तो टक्कर के समय क्या होगा, जब टक्कर के समय होगा बेटा, दो सरफेस में कांटेक्ट ना होगा बच्चा, तो नॉर्मल फोर्स। टक्कर के समय क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स, है ना। उस रस्सी वाले केस में क्या हुआ, रस्सी वाले केस में क्या हुआ, टेंशन हो गया बेटा, बोलो। बात समझाना बेटा, बात समझाना। लेकिन इस बात को ध्यान रखना बेटा, ऐसा फोर्स जिसके फोर्स का एक फॉर्मूला फिक्स है ना, वो इंपल्सिव नहीं हो सकते। समझा बेटा, समझा बेटा। तो क्या बोलेंगे, तो कहेंगे कांस्टेंट फोर्सेस, कांस्टेंट फोर्सेस, है ना बेटा। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, बोलो, हमेशा होता है mg, है ना बेटा। कांस्टेंट फोर्सेस, है ना, ठीक है। और फंडामेंटल फोर्सेस, है ना बेटा। कांस्टेंट फोर्सेस और फंडामेंटल फोर्सेस, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना बच्चा। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ये इंपल्सिव नहीं हो सकता, है ना बेटा। कैन नेवर बी इंपल्सिव, समझा बेटा। ये कभी भी इंपल्सिव नहीं हो सकता, समझ गया, ठीक है बेटा। लिख लो इसको। स्प्रिंग फोर्स भी नहीं होगा बेटा, है ना, स्प्रिंग फोर्स भी नहीं हो सकता ना, लिख ही दे रहा हूं। रुको, इसको ऐसे लिखता हूं बेटा, कांस्टेंट फोर्सेस, है ना बेटा, स्प्रिंग फोर्सेस, है ना, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना बेटा, एटसेट्रा, कैन नेवर बी इंपल्सिव, है ना बेटा। मतलब ऐसा फोर्स जो कांस्टेंट हो या हमेशा किसी खास नियम का पालन करता हो, है ना बेटा, ये सब फोर्सेज इंपल्सिव नहीं हो सकते। फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है बेटा इंपल्सिव, फ्रिक्शन फोर्स इंपल्सिव हो सकता है बच्चा। फ्रिक्शन फोर्स में है ना म्यू इंटू एन, फ्रिक्शन है बेटा म्यू इंटू एन, है ना, और एन इंपल्सिव है। हाँ, ये भी सही बोला, एक्सीडेंट वाला केस में सब माना जाएगा बेटा इंपल्सिव, बुलेट फायरिंग वाले केस में बोलेंगे इंपल्सिव, है ना बच्चा। इन इंपल्सिव कब होता है, अरे बच्चा, जब भी दो बॉडी आपस में टकराती है तो टक्कर के समय का फोर्स क्या होता है बेटा, नॉर्मल ना, और वो नॉर्मल इंपल्सिव फोर्स होता है बेटा। समझे बात को, ठीक है बच्चा। अब देखो इंपल्सिव का मतलब क्या हुआ, इंपल्सिव का मतलब क्या हुआ बेटा, अचानक लगने वाला फोर्स, है ना बेटा, ठीक है। तो समझो अचानक लगने वाला फोर्स जो है ना, जो नॉर्मल फोर्स है बेटा, जो टेंशन फोर्स है बेटा, है ना, जो अचानक से आया है बच्चा अभी, है ना बेटा, इसकी वैल्यू अचानक से बढ़ गई, बोलो बच्चा, बात समझा ना। तो ऐसे फोर्स जो है बेटा अब नियमों का पालन नहीं करेंगे। जैसे कि तुम क्या पढ़ा था कि नॉर्मल फोर्स का वर्कडन, है ना बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वर्कडन, टेंशन का वर्कडन कि सिस्टम में हमेशा क्या होता है, जीरो होता है ना बच्चा। लेकिन अब ऐसी बात नहीं होगी, समझे बच्चा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इंपल्सिव फोर्सेस, इंपल्सिव फोर्सेस में चेंज मैकेनिकल एनर्जी, है ना बेटा, मैकेनिकल एनर्जी का चेंज ला सकता है, एनर्जी को घटा सकता है, एनर्जी को बढ़ा सकता है, मतलब ये सिस्टम पे वर्क डन कर सकता है ना बेटा। पहले क्या बोलते थे कि नॉर्मल फोर्स का वर्क डन सिस्टम पे जीरो होता है, टेंशन फोर्स का वर्क डन सिस्टम पे जीरो होता है, लेकिन अब ऐसी बात नहीं कहना,
कब? जब वो इम्पल्सिव होगा, है ना बेटा। वैसे ही समझना बेटा, एक नॉर्मल आदमी है तो नॉर्मल आदमी है ना, लेकिन जब पागल हो गया तो कुछ भी कर सकता है ना। तो वैसे ही समझ बेटा, नॉर्मल फोर्स आर्म फोर्स था, टेंशन फोर्स नॉर्मल चीज थी बेटा, लेकिन अगर वो फोर्स इम्पल्सिव हो गया तो वही समझो कि आदमी पागल हो गया, अब वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है बच्चा। चलो आगे चलो, फटाफट लिख लो इसको, जल्दी नोट कर लो। रौनक बोलो। सर ये लास्ट पॉइंट एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल बेटा, मान लो जब कोई बॉडी को ऊपर से हम छोड़े, है ना बेटा, तो ऐसे हो सकता है ना कि जमीन पे गिरते ही जमीन से चिपक जाए, हो सकता है कि नहीं बताओ? जमीन से गिरते में सर ऊपर जमीन से से छोड़ा गिरे और जमीन से चिपक जाए, जमीन से गिर के फिर से जमीन पे चिपक जाए। जमीन पे ही चिपका रहा। जैसे मान लो गीली मिट्टी का एक स्फेयर, गीली Yes, sir. मिट्टी का एक स्फेयर बना लो और उसको यहां से छोड़ दो, जाएगा नीचे, जमीन पे टकराएगा और जमीन पे ही चिपका रह जाएगा, Yes, है ना sir. बेटा। तो अभी बताओ, टकराने से पहले काइनेटिक एनर्जी थी ना बेटा, बोलो। Yes, sir. और टक्कर के बाद काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 0। Yo. तो यहाँ नॉर्मल फोर्स इम्पल्सिव हो गया ना। Yes, sir. देखो कुमार संभव कितना बढ़िया लिखा है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका यही है इम्पल्सिव फोर्स। Yes, ठीक है, अब Thank चलो आगे बढ़ा जाए। अब आते हैं बेटा इम्पल्स पे। इम्पल्स का लिखें कैसे हम लोग? जे वेक्टर से। ठीक है बच्चा, इम्पल्स क्या होता है तो कहना कैन बी अंडरस्टूड, कैन बी अंडरस्टूड इफेक्ट ऑफ फोर्स, है ना बेटा। एक फोर्स का इफेक्ट सोचो, है ना बेटा, इफेक्ट ऑफ फोर्स इन ए ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इन ए ड्यूरेशन ऑफ टाइम। समझा बच्चा? अगर कोई फोर्स किसी बॉडी पे कुछ देर लगता रहे, है ना बेटा, तो हम कहेंगे इम्पल्स हो गया। समझा बेटा? जैसे फोर्स का 2 इफेक्ट बोल सकते हो बेटा तुम। फोर्स की वजह से बॉडी डिस्प्लेस हो सकती है ना बेटा। फोर्स कुछ समय तक काम कर सकता है ना बेटा। तो अगर तुम कहोगे फोर्स का इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया वर्क, है ना बेटा। और फोर्स का इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो ये हो गया बेटा इम्पल्स। समझे बात को ना? ठीक है। कैन बी understood as effect of force in a duration of time, किसी भी समय अंतराल में किसी फोर्स का बेटा इफेक्ट। ठीक है। दूसरा पॉइंट देख बच्चा, दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? देख बेटा, सेकंड पॉइंट ये है कि इसको निकालने का तरीका क्या है। देखो बेटा, impulse is impulse of a force, impulse of a force is calculated as, इसको निकाला जाता है कैसे? as time इंटीग्रल ऑफ फोर्स। समझा बेटा? टाइम इंटीग्रल ऑफ फोर्स मतलब फोर्स को अगर टाइम के साथ इंटीग्रेट किया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? इम्पल्स। ठीक है बच्चा। इम्पल्स ऑफ ए फोर्स इज कैलकुलेटेड एज टाइम इंटीग्रल ऑफ फोर्स। ठीक है बच्चा, है ना। इन ए पार्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन, है ना बेटा। किसी खास समय अंतराल में जो फोर्स लग रहा होगा, है ना बेटा, उस समय के अंतर में फोर्स का समय के साथ इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा। तो क्या कहेंगे हम लोग? जे
वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर dt, है ना बेटा। समय t से लेके समय t प्लस डेल्टा t, समझे बेटा। इंपल्स क्या होता है? फोर्स के साथ इंटीग्रेशन। इंपल्स क्या होता है बेटा? फोर्स के साथ इंटीग्रेशन, है ना बच्चा। जैसे कि अगर तुम नॉर्मल फोर्स को टाइम के साथ इंटीग्रेट करो तो कहोगे नॉर्मल का इंपल्स। तुम फ्रिक्शन को इंटीग्रेट करो तो बोलोगे फ्रिक्शनल का इंपल्स। तुम ग्रेविटेशनल को इंटीग्रेट करो तो ग्रेविटेशनल का इंपल्स, है ना बेटा। जिस फोर्स का निकालोगे उसका इंपल्स, समझे ना बेटा, है ना। ध्यान रहे, इंपल्स कैन बी कैलकुलेटेड, है ना बेटा। इंपल्स हमारा निकाला जाता है फॉर ए सिंगल फोर्स, है ना बेटा, किसी एक अकेला फोर्स की वजह से, है ना बेटा। एज वेल एज है ना फॉर ए ग्रुप, समझा। जैसे कि मान लो किसी बॉडी पे 5 फोर्स लग रहे हैं, ए बी सी डी ई, है ना। तुम चाहो तो सिर्फ ए का इंपल्स निकाल सकते हो, तुम चाहो तो ए प्लस बी का निकाल सकते हो, है ना बेटा। तुम चाहो तो ए प्लस बी प्लस सी का निकाल सकते हो, तुम चाहो तो सब का निकाल सकते हो, समझा बेटा। ठीक है, इंपल्स हम किसी भी फोर्स का निकाल सकते हैं बेटा, ठीक है ना। ठीक है, तो इंपल्स कैन बी कैलकुलेटेड, इंपल्स कैन बी कैलकुलेटेड फॉर एनी फोर्स, है ना बेटा, किसी फोर्स की वजह से, है ना। इंपल्सिव एज वेल एज नॉन इंपल्सिव, समझा बेटा। इंपल्सिव, नॉन इंपल्सिव, हर तरह के फोर्स के लिए इंपल्स निकाला जाता है, समझे। किसी भी फोर्स का निकाल सकते हो बच्चा, ठीक है बेटा। टी प्लस डेल्टा टी का मतलब क्या है? शुरू हुआ टी समय से और खत्म हुआ टी प्लस डेल्टा टी तक, इसका मतलब ये फोर्स डेल्टा टी समय तक काम किया, है ना बेटा। ठीक है, देखो तो बेटा ये भी कहा आ सकता है ना, इंपल्स कैन बी सेड, इसे कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है बेटा? तो कहोगे एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। फोर्स का और समय का बेटा ग्राफ हो तो उसके एरिया से भी इंपल्स निकाला जा सकता है, ठीक है बच्चा। चिन्मय पूछ रहा थर्ड पॉइंट का लास्ट थर्ड वर्ड क्या लिखा है? थर्ड पॉइंट का इंपल्स कैन बी कैलकुलेटेड फॉर ए सिंगल फोर्स एज वेल एज फॉर ए ग्रुप, फोर्स लिखा दिया, एज वेल एज फॉर ए ग्रुप, है ना बेटा, किसी ग्रुप का भी निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चा। नहीं बेटा इंस्टेंटेनियस थोड़ी हुआ, ये तो एक समय अंतराल में ना होगा बेटा, 2 टाइम के बीच में ना, 10 सेकंड से लेके 15 सेकंड के बीच में। ग्रुप का मतलब हुआ हम क्या करेंगे, दोनों का अगर 3-4 फोर्स है तो सारे फोर्स के रिजल्टेंट का इंपल्स निकालेंगे बच्चा। ठीक है, देख लूंगा बेटा। हाँ निकाल सकते हैं बेटा, अलग डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। केवीपीवाई का टेस्ट सेंटर कहाँ दें, एग्जाम कब है इसका? बोलो शिवम। सर आपने इम्पल्सिव फोर्स की जस्ट पहली लाइन ही लिखवाई कि सर वेरी शॉर्ट टाइम और सर मेजर चेंज। सर आपने जैसा भी बोला कि मिट्टी को बॉल को फेंका, सर मेजर चेंज तो हुआ सर, बट थोड़ा सा टाइम तो सर नॉर्मल तो लगता ही रहेगा। हाँ बेटा नॉर्मल तो लगता रहेगा, लेकिन शुरू के बताओ, जब किसी बॉडी को रख के छोड़ा हुआ है तो वजन की वजह से नॉर्मल तो आ ही रहा है बेटा, बोलो। यस सर। है ना, लेकिन जब टकराए से जस्ट पहले और टकराने के तुरंत बाद, इसके बीच में समय अंतराल बहुत कम है बेटा। यस सर।
देखो 31 जनवरी को अगर एग्जाम है बेटा AEPOI का, है ना, तो इसकी तो पूरी उम्मीद है बेटा कि उसके पहले हमारा खुल जाएगा कोटा। इसके तो पूरे चांसेस हैं कि 31 जनवरी से पहले कोटा खुल जाएगा, है ना। तो मेरा मशवरा ये है कि तुम कोटा ही सेंटर दो, है ना, ठीक है। बाकी तुम्हारी चॉइस बेटा, अगर तुम्हें घर पे देने का मन है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ भी चीज श्योर नहीं बोल सकते अभी। मैं एक अंदाजा लगा सकता हूं, मेरा अंदाजा ये है कि उस समय तक तो पक्का ही खुल जाएगा। देखो बच्चा, तो इम्पल्स जो जे लिखा ना मैंने बेटा, जे, है ना, इसका जो ऐसा यूनिट होता है बेटा, ये क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। समझा बेटा। अब देखो, अब मानू बेटा इफ, मैंने एक स्पेशल केस माना, इफ एफ वेक्टर वहां जो है ये क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है बेटा, है ना। मान लो ये जो एफ है बेटा वो रिजल्टेंट फोर्स हो, है ना बेटा। तो अब सोचो बेटा कि अगर फोर्स हमारा रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है ना बच्चा, तो रिजल्टेंट फोर्स अगर एफ होगा तो फिर एफ इक्वल टू बोल सकते हैं ना बेटा, बोलो डीपी वेक्टर बाई डी। बोलो बेटा, ये कौन सा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 2, मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स बेटा रिजल्टेंट जीरो ना हो, है ना, तो अगर रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, उसका मोमेंटम बदलना शुरू हो जाएगा, है ना बेटा। और जो मोमेंटम के बदलने की दर होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा बेटा, ये फोर्स के बराबर होगा, है ना बच्चा। ये था ना न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है। तो अब देखो, इसको अगर यहां पुट कर दें, उसको वहां पुट कर दें, देन इम्पल्स फॉर रिजल्टेंट फोर्स, है ना बेटा। रिजल्टेंट फोर्स के लिए इम्पल्स क्या लिखेंगे, जे वेक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर dt, है ना बेटा। अब देखो एफ की जगह क्या हो गया, dp अपॉन dt, तो dp अपॉन dt यहां पुट कर देगा बेटा, तो ये बन जाएगा dp, है ना बेटा। तो क्या हो जाएगा, इम्पल्स जे वेक्टर बराबर डेल्टा p, है ना बेटा। क्या आया ये आया इम्पल्स, ये आया इम्पल्स, है ना बेटा। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलेंगे इम्पल्स, या फिर क्या बोलते हैं बेटा इसको बोलेंगे लीनियर इम्पल्स, है ना बेटा। इम्पल्स दो तरह का होता है, लीनियर और एंगुलर। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं लीनियर। तो कहा लीनियर इम्पल्स इज इक्वल टू, ये क्या है, डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम, है ना बेटा। कहेंगे लीनियर इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम। समझा बेटा, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, इसी को कहा जाता है क्या, इसी को कहा जाता है बेटा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इसका नाम क्या है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है बेटा। लीनियर और एंगुलर, एनएस क्या का है, न्यूटन बेटा, यूनिट है न्यूटन सेकेंड, ये है न्यूटन सेकेंड, ठीक है बच्चा। लिख लो, लिख लो बेटा, ध्यान रहे। अगर हमारा नेट इंपल्सिव फोर्स है बेटा, है ना, तो नेट इंपल्सिव फोर्स मतलब क्या होगा, टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा, ठीक है। नोट कर ले बच्चा।
हाँ करेंगे, डिस्कस करेंगे आज, करेंगे बिल्कुल करेंगे डिस्कस। लक्ष्य बोलो। सर जैसे आपने बताया कि अगर हम लोग नॉर्मल फोर्स का इम्पल्स निकालना है तो उसको नॉर्मल फोर्स का इम्पल्स बोलेंगे, सही बात। फ्रिक्शन का बोलेगा तो फ्रिक्शन का बोलेंगे। यस सर, तो अगर हम ग्रुप ऑफ फोर्स का इम्पल्स निकाल रहे हैं हाँ, उसको क्या नाम देंगे? ग्रुप ऑफ फोर्स का तो बोलेंगे ग्रुप का इम्पल्स। जैसे मान लो A प्लस बी प्लस सी है बेटा, है ना, यस तो बोलेंगे A प्लस बी प्लस सी का इम्पल्स बोलेंगे। यस सर, और नॉन इम्पल्सिव फोर्स का इम्पल्स कैसे निकाल सकते हो? भाई किसी भी फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स गुना टाइम हमेशा आएगा बेटा इम्पल्स। मतलब सर कितने टाइम के लिए वो फोर्स लग रहा है हाँ, जितने देर तक के लिए फोर्स लग रहा हो, या फिर यूं सोचो जितने देर तक के लिए हमसे पूछा जाए। ओके सर। सिद्धार्थ। सर मेरा डाउट सर ये था कि सर जो सेंटर ऑफ मास होता है सर उसकी पोजीशन कब चेंज होती है कब नहीं होती सर, ये सर पता नहीं चल बेटा पाता। अगर सेंटर ऑफ मास पहले से रेस्ट में है ना, यस सर। और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास की जगह नहीं बदलेगी। समझ गया? और सर अगर सर वो सर सुन जैसे तो पहले, किसी यस सुन सर लिया पहले। यस सर अगर पहले से सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, ठीक, पहले से सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है और एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बच्चा, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नहीं बदलेगी, पोजीशन बदलती रहेगी। ठीक है, अब बोलो क्या बोलना है तुमको। सर बस ये मुझे ये पूछना है सर। ओके, नयन। हेलो। बोलो बच्चा। गलती से रेज हो गया होगा शायद। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। हर्ष। सर ये जो दोनों फार्मूले हैं J इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी और J इज इक्वल टू डेल पी, सर ये दोनों फार्मूले कब यूज करने हैं सर, कुछ स्पेसिफिक? जैसे J बराबर एफ डी टी जो है ना बेटा, फोर्स इनटू टाइम, यस वो सर। हम किसी भी फोर्स के लिए कर सकते हैं, अच्छा किसी भी ओके फोर्स के सर। लिए कर सकते हैं। ठीक है बेटा, यस लेकिन सर। J बराबर डेल्टा पी सिर्फ किसके लिए? रिजल्टेंट फोर्स के लिए। सर एक एग्जांपल दे दीजिए सर रिजल्टेंट फोर्स अब का। एक और ये जो बेटा मैकेनिक्स में जो पढ़ते हैं बेटा हम लोग मैकेनिक्स में, ये तो हर जो क्वेश्चन कराते हैं वो क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम्पल ही तो होता है बेटा, और क्या होता है बोलो। यस नहीं? सर यस हाँ, यस सर फिर ओके सर। अनुराग। अनुराग बोलो। हेलो सर। हाँ बोल बच्चा। सर बोले जो ग्रुप था टेलीग्राम पर उसमें से हम सर किसी तरह भाग गए हैं, निकल गए, नहीं हो रहा है उसमें। क्यों भाग गया? सर डिलीट हो गया मेरे से किसी तरह सर। अच्छा, गलती से हो गया डिलीट? हाँ सर, पता ही नहीं हाँ चला। हाँ, तो कोई बात नहीं, तुम मुझे मैसेज कर दो, जैसे ही मैं ग्रुप में खोलूंगा तो ऐड कर लूंगा तुमको। ठीक ठीक है है सर, ठीक है। ओके। हाँ, मोहम्मद अल बलूसी, बोलो भाई। अल बलूसी, तुम अलबला गया क्या? मोहम्मद अल बलूसी, बोलो भाई। तुम अलबला के मुझको पूछना बेटा। हेलो हाँ बोलो। सर, इस चैप्टर का वेटेज कितना है किसमें? एग्जाम में? हाँ बेटा पूरे मैकेनिक्स को एक बल्क समझो, बल्क, पूरी मैकेनिक्स को ही एक बल्क समझो, और इस बल्क से मान लो कि तुम्हारा लगभग 20 से 25% क्वेश्चन आएगा, 20 to 25%। तो सर सेंटर ऑफ मास से कितने परसेंट क्वेश्चन बनते हैं? अब ऐसा नहीं है बेटा कि हर बार सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन आता ही आता है, ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, है ना। एक आध 2 सालों में एक आध बार आता है सवाल। अच्छा लेकिन ये भी समझ लो, सेंटर ऑफ मास अगर नहीं आएगा जिसको,
उसका रोटेशन भी नहीं आएगा उसको, और रोटेशन से हर साल एक सवाल आता है, एक या दो सवाल आता है। फिर रोटेशनल चैप्टर, इसका नेक्स्ट चैप्टर, अच्छा, उससे हर साल एक सवाल आता है। एक या दो, कभी एक तो कभी दो, आता हर साल। मेंस में भी एडवांस में भी। अच्छा चलो देखो बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है बेटा, किसी बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है बेटा, है ना, और उस फोर्स का समय के साथ ग्राफ दिया हुआ है ना बेटा। कहता है एक बॉडी है, एक बॉडी हमारा एक स्मूथ सरफेस पे रखा है बच्चा, और इस सरफेस पे जो बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है बेटा, इस फोर्स का इस समय के साथ ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, देखो ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ ऐसा है बेटा, ये हमारा है 20 न्यूटन, ये हमारा है 20, और ये हो गया बेटा 30, ये है 20, ये है 30, ये है 10, ये है 15, और ये है 40, और ये है बेटा 50। ठीक है, तो सवाल पूछता है, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था बेटा, सवाल पूछता है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक की बताओ वेलोसिटी, है ना, आफ्टर 50 सेकेंड। चलो करो तो, जेई का क्वेश्चन रिपीट होता है रेयरली, बहुत कभी कभार, वंस इन ए ब्लू मून। यथार्थ बोलो। हेलो। हाँ हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरे को सर केवीपीवाई से सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सर एक छोटा सा डाउट है सर, प्लीज बताइए। फिर से बोलो। सर केवीपीवाई में सर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, हाँ उसमें क्या सर, डाउट है, बोलो। सर उसमें एक डाउट है सर, अगर वहाँ लिखा है सर कि 10th में इतने इतने % मार्क्स चाहिए, 10th में, हाँ हाँ, तो सर मतलब वो कुछ XY मार्क्स चाहिए, तो सर मैं ये पूछ रहा था कि 10th to 11th अगर एक गैप आ जाए तो 11th में मतलब अगले साल ऐसे स्ट्रीम में फिर बैठ सकता है क्या? 11th में गैप लेकर के फिर बैठ सकता है, बोलना चाह रहे हो हाँ में? सर, मतलब सर 10th का एग्जाम होने के बाद एक साल तो तुम्हें गैप होगा। तो तुम्हें 12th से माना जाएगा। सर ऐसे में नहीं बैठने देंगे। तो तुम्हें बताया, तो तुम्हें 12th से माना जाएगा। अच्छा, तो सर SB स्ट्रीम में फिर बैठने मिलेगा। बिजनेस स्ट्रीम क्या होता है? सर SB, सर SX, सर SX, SX क्या होता है? सर ये 12th की स्ट्रीम है। अच्छा 12th की स्ट्रीम है ना, हाँ हाँ 12th वाले यहाँ बैठ सकते हो, तुम बताया तुम्हें 12th से माना ऐसे जाएगा तुमको, ऐसे में नहीं बैठने मिलेगा। 11th में नहीं मिलेगा बैठने। ओके सर, थैंक यू सर। ये इमेज क्या भेज रहा है भाई? अच्छा ब्लॉक का मास छूट गया, ब्लॉक हमारा है बेटा 5 किलोग्राम का, 5 किलोग्राम का ब्लॉक है बच्चा। ये एक बच्चा को इमेज भेजा है मेरे को, कौन बच्चा है पहले पूछ ले इससे। पार्थ, पार्थ पूछ भेजा है, लेकिन मेरे को खोलने में डर लगता है भैया, तुम लोग कुछ वायरस वगैरह भेज देते हो, मेरा कंप्यूटर ब्लॉक हो जाता है फिर। यस बोलो। सर मेरे को ये पूछना था सर, केवीपीवाई देना जरूरी है क्या सर? जरूरी कुछ नहीं है बच्चा, वो तुम्हारी इच्छा के ऊपर है। नहीं सर, क्योंकि उसके लिए बायो और बाकी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते हाँ हैं तुम्हारी सर, इच्छा तो के फिर ऊपर है बेटा, उसमें वो भी टाइम। उसमें स्कॉलरशिप मिलता है, बेनिफिट उसमें है, और क्या हद्दों कुछ थोड़ी जोड़ी है, उसके बेस पे कोई जॉब थोड़ी मिलने वाली है। आर्यन। सर केवीपीआई की सिलेबस मतलब किस किस क्लास से रिलेटेड होती है? देख बेटा, इस तरह के कंपटीशन जो होते हैं ना बच्चा, Yes. जिस क्लास तक की होती है उसके क्लास के नीचे का वो कुछ भी पूछ सकता है। कंपटीशन का मतलब ये होता है कि तुम अगर 12th से पढ़ते हो तो 12th के नीचे के सारा कुछ पूछ सकता है, उसकी इच्छा। आदित्य। चल देख बच्चा, मैं करता हूं,
देखो बेटा, इस क्वेश्चन में इस बॉडी पे एक ही फोर्स ना है बेटा, बोल एक ही फोर्स है ना। तो बेटा अगर एक ही फोर्स है तो यही रिजल्टेंट फोर्स है। जब एक अकेला है बेटा, है ना, एक अकेला है तो यही रिजल्टेंट फोर्स है बेटा, और यही रिजल्टेंट फोर्स है तो हम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम यूज कर सकते हैं ना बेटा, बोलो ठीक है। और इंपल्स क्या हो गया बेटा, तो कहेंगे इंपल्स इस ग्राफ का एरिया हो गया, और मोमेंटम चेंज क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना बच्चा, ठीक है। तो अब देखो बेटा, इस ग्राफ का एरिया निकाला जाए, तो देखो बेटा इस ग्राफ का जो एरिया निकालेंगे हम, है ना, वो एरिया निकालने में वो नीचे वाला पॉइंट एक समस्या है, ये वाला पॉइंट दिया हुआ है नहीं, बोल बच्चा, ये वाला पॉइंट हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है बच्चा, ये वाला पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। तो चलो मान लिया मैंने कि यहाँ का फोर्स -F है, ठीक है बच्चा। तो ध्यान से सुनना बेटा, बोलो तो यहां से लेकर के यहां तक ये दूरी कितनी है बेटा, बोलो 25, है ना, और यहां से यहां दूरी कितनी है बेटा, ये 10। और देखो ये दोनों ट्रायंगल जो है बेटा, ये सिमिलर ट्रायंगल है ना बेटा, बोलो। तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, हाइट और बेस का रेशियो बराबर होता है ना बच्चा। तो इसका हाइट हमारा कितना है बेटा, 30, है ना, 30 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, ये 25 इज इक्वल टू, यहां बेटा हाइट कितना हो गया, F, है ना, डिवाइड बाई ये हो गया 10। तो बोलो बेटा F निकल गया ना, F निकल गया ना बेटा, कितना आया F आ गया बेटा 25 से 300, तो ये हो गया बेटा 16 न्यूटन, बोलो बेटा कि 12 होगा ना, ये होगा बेटा 12। आया बेटा समझ में। अब देखो एरिया निकाला जाए, तो देख बेटा यहां से यहां क्या एरिया है, ये एरिया है बेटा एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में कितना एरिया, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना बेटा, फिर प्लस देखो ये ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का एरिया, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स क्या है, ये 20 और ये 30, तो ये हो गया 20 प्लस 30 इंटू उसके बीच का डिस्टेंस, ये हो गया बेटा 5। फिर देखो ये एक ट्रायंगल है, तो प्लस हाफ इंटू बेस, बेस हो गया 25 और हाइट हो गया बेटा 30, ठीक है। फिर देखो ये एरिया, ये सब एरिया बेटा पॉजिटिव है, और ये एरिया नेगेटिव बेटा, तो नेगेटिव में कितना एरिया हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना बेटा, शुड बी इक्वल टू मोमेंटम, फाइनली मोमेंटम m भी, और इनिशियली 0, क्योंकि पहले वो रेस्ट में था बेटा, है ना। तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 5b, 5b इक्वल टू कितना, ये कितना हो गया देखो, ये हो गया बेटा 100, ये हो गया बेटा 100, फिर प्लस ये कितना बच्चा, ये 25, है ना, इंटू 5, ये हो जाएगा बेटा 125, ये हो गया बेटा हमारा प्लस 375, फिर कितना बेटा ये हो गया 60, है ना बेटा। सो v इक्वल टू कितना हो गया 20 प्लस 25 प्लस 75 माइनस 12, है ना बच्चा। तो कितना हो गया, ये हो गया 100, हटे 120, 120 माइनस 12, 120 माइनस 12 इज 108 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चा। रेक्टेंगल का एरिया गलत कैसे है बच्चा, ये 10 ना, 10 और ये 20, है ना बच्चा। कैलकुलेशन मिस्टेक है, देख लेते हैं। अच्छा सॉरी, ये 10 × 20 ना खाली होगा, हाफ क्यों होगा, हाफ नहीं होगा वहां पे, तो ये हो जाएगा बेटा 200, ये 200 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 128। अब ठीक है ना, अब ठीक है, अब ठीक है ना, क्यों अभी गलती कहीं है, ओके बच्चा चलो ठीक। अब चलो होमवर्क करेंगे डिस्कस, अब होमवर्क करेंगे बेटा डिस्कस हम लोग। निकालो बच्चा,
सेंटर ऑफ मास में दिया था मैंने होमवर्क। सेंटर ऑफ मास में क्या दिया था होमवर्क बताओ। सेंटर ऑफ मास में क्या दिया था होमवर्क? पार्ट वन में सेक्शन ए बी सी, हाँ दोनों पार्ट में दिया था, दोनों पार्ट में दिया था सेक्शन ए बी सी, है ना बच्चा? निकालो, पार्ट वन का निकाला जाए पहले, पार्ट वन का सेक्शन ए निकाला जाए। पार्ट वन का सेक्शन ए में बोलो बेटा A1 से लेके A4 तक, A1 से लेकर के A4 तक कोई पूछना है? A1 से A4 में किसी को A2 पूछना है, किसी को A3 पूछना है, किसी को A4 पूछना है? ये गंदी बात है बच्चा। तुम लोग मेरे से इस सीट का बनवाना चाहते हो सॉल्यूशन, बोलो, अब बाद में उसको बेचोगे, नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा बच्चा। खुद से करो, पहला खुद से करो, दूसरा मैंने क्लास में कराया है, तीसरा भी क्लास में कराया है। नंबर 4 देखो, नंबर 4 A4 देखो बच्चा, A4 कहता है कि 5 होमोजेनियस ब्रिक्स है बच्चा, है ना, ये सबको अरेंज कर दिया, तो कहता है सेंटर ऑफ मास का दूरी बताओ ओरिजिन से। देखो बच्चा, तो हमारा 5 रॉड है बच्चा, देखो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। तो देखो बेटा एक हमारा रॉड ऐसा हो गया, है ना, और नेक्स्ट हमारा रॉड ऐसा है, उसके बाद देखो बेटा ऐसा है ना, और फिर देखो वापस लौटना शुरू हुआ, अब वापस लौटना शुरू हुआ, है ना बेटा, फिर ऐसे हो गया बेटा, बोलो, इस तरह से हमारे 5 रॉड हैं, है ना बेटा। इन 5 रॉड का रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास निकालना है बेटा। तो हर अगला वाला पिछले से कितना आगे है? L/5 आगे है ना बेटा। तो देखो जो पहला हमारा रॉड है बेटा, है ना, इसका सेंटर ऑफ मास L/2 पे होगा, बोलो, होगा बेटा। पहले वाले का सेंटर ऑफ मास L/2 पे, और जो पहले का है बेटा वही हमारा 5वें का है, बोलो, है ना। अब देखो दूसरे का और चौथे का, दूसरे चौथे का बराबर है बेटा कितना? तो L/2 प्लस L/5, बोलो बच्चा, ठीक है। और तीसरे वाले का है बेटा L/2 प्लस 2L/5, बोल बच्चा, ठीक है। हमें निकालना है बेटा एक्स सेंटर ऑफ मास। तो क्या कहेंगे? एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू, इसके लिए M1 x1 प्लस M2 x2, है ना बेटा, प्लस M3 x3, है ना बेटा, है ना, प्लस M4 x4 है ना बच्चा, प्लस M5 x5, है ना बेटा, डिवाइडेड बाय सारे के मास का सम M प्लस M प्लस M प्लस M, ठीक है बच्चा, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर A5 पूछा है किसी ने, A5 देखो बेटा, A5 में a uniform disk of radius r is put over another disk of radius 2r, same material same thickness, नहीं बताऊंगा, खुद से करो। देखो A6 में, A6 देखो बच्चा, ये कहता है the linear mass density of a straight rod of length L, कहता है रो इक्वल टू a प्लस bx, ये रो इक्वल टू a प्लस bx, है ना बेटा। ये क्या है? ये है बेटा लीनियर मास डेंसिटी, इसका मतलब मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है बच्चा। अब कहता है एक्स हमारा डिस्टेंस है बेटा फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लोकेट द सेंटर ऑफ मास। देख बेटा ये ऐसा एक रॉड है ना,
इस रॉड से यहां से बेटा x की दूरी पे ये डेंसिटी है ना बच्चा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे फॉर्मूला, xcm बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dm है ना बेटा, 1/m इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dm। बोल बच्चा, है ना। अब सोचो बेटा, अगर x की दूरी पे अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट लूं dx का, तो dm क्या हो जाएगा बेटा, बोलो dm क्या हो जाएगा। तो कहेंगे इसका मास है ना बेटा, तो 1 मीटर का मास इतना है बेटा, तो इसका कितना मास, इसका हो जाएगा मास बेटा रो dx। बोलो, इसका हो जाएगा मास रो dx। ठीक है बच्चा, तो ये कितना हो गया, m कितना हो जाएगा, तो m हो जाएगा बेटा dm का इंटीग्रेशन, है ना। dm कितना हो गया, तो रो की जगह पे a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स 0 to l। बोलो बेटा 0 to l, है ना। अब इसको इसमें पुट कर लो, तो क्या हो जाएगा बेटा, xcm बराबर 1/m, m यहां से निकल गया, ये हो गया बेटा al प्लस b l²/2 इंटू ये वाला देख बेटा, ये है x इंटू a प्लस बी एक्स, एक्स dm, ये dm बेटा इंटू dx का इंटीग्रेशन 0 to l। अब इसको सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर। अब देखो बेटा A8, क्वेश्चन नंबर A8 कहता है बेटा एक डिस्क में से एक डिस्क काट के निकाल लिया। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर A8 में से कहता है एक डिस्क ऑफ रेडियस r इज फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन एनुलर हाफ डिस्क एज शोन इन द फिगर। देख बच्चा, ऐसे में से ऐसा काट के निकाल लिया बच्चा, है ना। तो बाकी जो बच गया इसका पूछा गया है सेंटर ऑफ मास, है ना बच्चा। तो देखो इसको हम कैसे बनाएंगे, हम कहेंगे देखो तुम मानो कि ये पूरा है, तुम मानो बेटा कि ये पूरा है, ठीक है ना। और सोचो कि इस पूरे में से इसको काट के निकाल लिया। बोलो, पूरे में से इसको काट के निकाल लिया, है ना बेटा। जो काट के बाहर निकला बेटा, जो कट के बाहर निकला उसका रेडियस है बेटा r1, है ना बेटा। और जो पहले से हमारा है ये है बेटा r2। तो ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया बेटा हमारा y एक्सिस, है ना। साफ दिख रहा है, y के अबाउट सिमेट्रिकल है बेटा, है ना। तो हम निकालेंगे y सेंटर ऑफ मास। क्या है इसमें, एक में से एक को काट के निकाला है बच्चा, तो क्या लिखेंगे बोलो, लिखेंगे m1 y1 माइनस m2 y2 बाई m1 माइनस m2, है ना बच्चा। ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ठीक है बच्चा। अब सोचो m1 बड़े वाले का मास, बोलो बेटा ये मास किस में है, लेंथ में है, एरिया में है या वॉल्यूम में है। बोलो बच्चा, एरिया में ना है, बिल्कुल सही बोली तनुषा, बिल्कुल सही, ये एरिया में है बेटा। तो क्या बोलेंगे इसका मास, बोलेंगे डेंसिटी इनटू एरिया पाई r2²/2, है ना बेटा, इनटू y1। तो बोलो बेटा इस वाले का सेंटर ऑफ मास यहां से कितना ऊपर होता है, ये होता है बेटा 4r2/3 पाई, है ना बेटा, माइनस m2। अब अंदर वाले का मास कितना बेटा, तो कहेंगे डेंसिटी इनटू एरिया पाई r1²/2 इनटू, है ना बेटा, ये वाला बेटा इसका कितना सेंटर ऑफ मास ऊंचा, तो इसका सेंटर ऑफ मास ऊंचा है बेटा r1 पाई, ठीक है बच्चा, डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2, ये m1 हो गया, बोलो बेटा, माइनस m2 हो गया, बोलो, है ना। अब देख रहा हो तुम ना, बहुत सारी चीज बेटा कैंसिल हो सकती है इसमें, बहुत सारी चीज कैंसिल हो सकती है ना, तो कैंसिल कर लेंगे बच्चा इसमें। आगे चलो सेक्शन बी में आओ, सेक्शन बी, B3, B1, B1 नहीं, B1 खुद से करो, B1 खुद से करो, B2,
B2 देखो बच्चा, B2 कहता है सवाल में कि दो मास है, एक 10 किलोग्राम का, एक 10 किलोग्राम का। एक है मास 10 किलोग्राम का और दूसरा मास है बेटा 30 किलोग्राम का, ठीक है। और प्लेस्ड अलोंग ए वर्टिकल लाइन, दोनों को एक वर्टिकल लाइन पे रख दिया। चलो मान लो ऐसे रख दिया। द फर्स्ट ब्लॉक इज रेज्ड थ्रू ए हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर, इसको ऊपर ले गए 7 सेंटीमीटर, है ना बेटा। बाय व्हाट डिस्टेंस द सेकेंड मास बी मूव्ड टू रेज द सेंटर ऑफ मास बाय 1 सेंटीमीटर। कहता है बताओ इसको तुम कितना ऊपर ले जाओगे, इसको कितना ऊपर ले जाओगे ताकि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास 1 मीटर ऊपर जाए, है ना बेटा। तो डेल्टा वाई सेंटर ऑफ मास क्या लिखेंगे बोलो, m1 डेल्टा y1 प्लस m2 डेल्टा y2 बाई m1 प्लस m2 बराबर 1 सेंटीमीटर। अब खुद से करो, अब आगे खुद से करो। देखो बेटा B3 कहता है, देखो क्या, क्वेश्चन नंबर B3 कहता है बेटा a projectile is fired from a gun at an angle 45 degree with the horizontal and with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड। देख बेटा एक प्रोजेक्टाइल को किसी गन से 45 डिग्री के एंगल में फायर किया गया, यहां से प्रोजेक्टाइल को ऐसे फायर किया गया, यहां से 45 डिग्री एंगल पे, है ना बेटा, 20 मीटर के पर सेकेंड के स्पीड से, ठीक है बच्चा। एट द हाईएस्ट पॉइंट, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे आया, है ना बेटा, हाईएस्ट पॉइंट पे आया तो क्या हुआ, द प्रोजेक्टाइल एक्सप्लोड्स इनटू टू फ्रैगमेंट्स। यहां बेटा आकर के ये दो हिस्सों में टूट गया, दो हिस्सों में टूट गया, है ना बेटा, ऑफ इक्वल मास, दोनों का मास बराबर। तो अगर ये m था बेटा तो ये m/2 हो गया, है ना। अब कहता है बेटा वन ऑफ द फ्रैगमेंट कम टू रेस्ट जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन, है ना बेटा, एक्सप्लोड करते ही इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो जिसकी वेलोसिटी 0 हो गई बेटा वो तो आकर के यहाँ गिर जाएगा, बोलो बेटा, मैक्सिमम आप वहीं पे गिर जाएगा ना बेटा ये तो आकर के, ठीक है। अब देखो कहता है हाउ फार फ्रॉम द गन डज द अदर फ्रैगमेंट लैंड, है ना बेटा। कहता है बताओ कि ये हमारा कितना दूर गिरेगा, कितना दूर गिरेगा, ठीक है बेटा। ऑल्सो फाइंड इट्स स्पीड आफ्टर प्रोजेक्शन। देखो बच्चा दो चीजें पूछा है, एक तो ये पूछा है कि बोलो ये यहां से कितना दूर आगे गिरेगा x, है ना बेटा, और पूछा है इस वाले पॉइंट पे इसकी स्पीड क्या होगी। सवाल समझ में आ गया बेटा, ठीक है। तो सुनना ध्यान से, देखो बेटा हम कहेंगे एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द हाईएस्ट पॉइंट, है ना बेटा, ठीक है। बोलो बेटा एक्सप्लोजन होता है इंटरनल फोर्स की वजह से या एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, बोलो बच्चा एक्सप्लोजन का जिम्मेदार कौन, इंटरनल फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स, बोलो बच्चा। बोलो बोलो इंटरनल है बेटा, एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है ना। एक्सटर्नल फोर्स किस डायरेक्शन में है बेटा, बोलो वर्टिकल, है ना बेटा, हॉरिजॉन्टल में तो नहीं है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, मोमेंटम इनिशियल बराबर मोमेंटम फाइनल इन हॉरिजॉन्टल, बोलो बच्चा, है ना। तो पहले का मोमेंटम क्या था, तो पहले का मोमेंटम यहाँ पे देखो कौन सी वेलोसिटी होगी, तो यहाँ की जो वेलोसिटी होगी बेटा ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी ना, बोलो। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा होती है कांस्टेंट। इसका मतलब कितना बेटा, m इंटू कितना 10√2, है ना बेटा, इक्वल टू फाइनली, फाइनली क्या हुआ, इसका हो गया बेटा 0 और प्लस इसका कितना हो गया, तो m/2 इंटू v। इसका मतलब v बराबर
20√2 मीटर पर सेकेंड। बोलो बच्चा, समझ में आ गया बेटा, है ना? अब चलो देखो, अब सोचेंगे क्या हम लोग, सवाल पूछा है कि इसका यहाँ पे कहां गिरेगा, है ना बेटा? अब दिमाग लगाना है क्या कि यहाँ एक्सटर्नल फोर्स क्या है बेटा? ग्रेविटेशन, है ना? और इंटरनल फोर्स की वजह से फूटा। तो बताओ, एक्सटर्नल फोर्स के कारण सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब हो सकता है बच्चा ना, लेकिन क्या इंटरनल फोर्स की वजह से सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब होगा बेटा? बोलो बोलो, नहीं ना? इंटरनल फोर्स के कारण बेटा सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब नहीं हो सकता। बोलो, समझा ना बेटा बात, है ना बेटा? एक्सटर्नल फोर्स सेंटर ऑफ मास को डिस्टर्ब कर सकता है बेटा, लेकिन इंटरनल फोर्स नहीं, है ना? और कॉलिजन और यहाँ एक्सप्लोजन जो है बच्चा, एक्सप्लोजन इंटरनल फोर्स के वजह से हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि सेंटर ऑफ मास को जिस पाथ में पहले जाना था उसी पाथ में अभी भी जाएगा बेटा। बोलो, मतलब सेंटर ऑफ मास अगर मान लो इस पाथ में जाता बेटा तो यहां पे आके गिरता ना बेटा। बोलो बोलो, अगर ये एक्सप्लोड नहीं करता, अगर ये एक्सप्लोड नहीं करता बेटा, है ना, तो यहां पे आके गिरता ना बेटा। बोलो, है ना? तो एक्सप्लोड करने से सेंटर ऑफ मास को कोई असर नहीं पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ मास यहां पे होना चाहिए। तो क्या कहेंगे, एक्ससीएम बराबर m1x1 प्लस m2x2 बाई m1 प्लस m2, है ना बेटा? तो एक्ससीएम कितना आ गया, इसको ओरिजिन मानो तो एक्ससीएम कितना है बेटा? तो कहोगे ये तो है रेंज, है ना, बराबर पहला m/2 इंटू ये कौन सा दूरी है, ये बेटा r/2 प्लस दूसरा वाला x डिवाइड बाई m/2 प्लस m/2। तो x निकाल लो बच्चा, है ना? रेंज का फॉर्मूला तुमको पता है बेटा, u स्क्वायर साइन 2 ईटा बाई जी, है ना बेटा? लिख ले, ठीक है बच्चा? बेटा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेम रहेगी और मोमेंटम कंजर्वेशन, दोनों कॉन्सेप्ट तो एक ही है बेटा। आगे चलो, B4 और B6। B4 सुनना बेटा ध्यान से। A mercury thermometer is placed in a gravity free hole without touching anything. As temperature rises, mercury expands and ascends in thermometer, है ना बेटा? If height ascend by mercury in thermometer is h, then by what vertical height center of mass and thermometer rise? 0 बेटा। बात समझा ना? क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है ना बेटा। सोचो, थर्मामीटर को एक्सपैंड करने के लिए हीट चाहिए ना बेटा, फोर्स तो नहीं चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सिस्टम हमारा मूव नहीं करेगा, सेंटर ऑफ मास वहीं रह जाएगा। तो आंसर हो गया 0। आगे देखो B5, नहीं B6 पूछा था किसी ने। देखो बच्चा B6 में A man of mass m hanging from a balloon, है ना बच्चा? रेस्ट इक्विलिब्रियम में है, तो कहता है बेटा डिस्टेंस रेस्ट बाय मैन कितना होगा और बैलून कितना होगा, है ना बच्चा? विथ रेस्पेक्ट टू बैलून, देखो बच्चा सवाल कहता है, सवाल कहता है बेटा B6 में कि मान लो एक बैलून है, बैलून के नीचे एक आदमी खड़ा है, लटका है बेटा पकड़ के इसको, है ना? अब देखो इसका मास स्मॉल m और इसका मास कैपिटल M। अभी इसकी दूरी L है बेटा, अभी इसकी दूरी L है ना? अब कहता है बेटा आदमी यहां से ऊपर चढ़ा, तो मैंने मान लिया कि बैलून यहां पहुंच गया, बैलून यहां पहुंच गया, है ना बेटा? और आदमी यहां पहुंच गया, ठीक है? तो क्वेश्चन में कहा था कि बैलून के रेस्पेक्ट में h हाइट गया बेटा। तो देखो बैलून के रेस्पेक्ट में h हाइट गया, इसका मतलब अगर ये L था
तो अब ये दूरी L माइनस एच है ना बेटा, ठीक है। तो अब देखो बेटा, ये आदमी मान लो यहां से चला गया y, तो बोलो बेटा ये कितना ऊपर गया, ये कितना गया, ये गया बेटा y प्लस एच ना, बोलो बोलो y प्लस एच ना बेटा, बोलो बोलो नहीं y माइनस एच, y माइनस एच, बोलो बेटा, बात समझा ना, ठीक। तो अब चलो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं करना चाहिए ना बेटा, डेल्टा वाई सी एम 0, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बेटा, ऊपर का ग्रेविटी ग्रेविटेशनल और ऊपर का बायंसी फोर्स बैलेंस्ड है। तो क्या होगा, m1 इंटू डेल्टा y1 प्लस m2 इंटू डेल्टा y2 बराबर 0। ठीक है बच्चा, है ना। अब सॉल्व कर लो, ठीक है बच्चा। चलो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में क्या होगा देखो होमवर्क। तो नेक्स्ट क्लास का होमवर्क है एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन सी और सेक्शन डी, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 ए से लेके डी तक, समझा बेटा, है ना। और डीपीपी छोड़ दिया, आज डीपीपी छोड़ दिया, है ना बच्चा, इतना ही करके आना। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का सीडी, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का ए से लेके डी तक, ठीक है बच्चा। चलो अभी के लिए बाय बच्चों, हैव ए गुड डे, एंजॉय।